To the Best Academy of Science. In previous video we have discussed about a chemical reaction of glucose और ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शन में हम लोगों ने 7 से 8 केमिकल रिएक्शन पढ़े और उस केमिकल रिएक्शन में सबसे पहली केमिकल रिएक्शन थी रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड। सेकेंड केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद हाइड्रोजन साइनाइड। थर्ड केमिकल रिएक्शन ग्लूकोज के साथ में हाइड्रोक्सिलामाइन की। फोर्थ केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने पढ़े एक्शन ऑफ ग्लूकोज विथ फिनिल हाइड्रेजिन और हम लोगों ने ओसाजोन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म पढ़े। उसके बाद में हम लोग फिफ्थ केमिकल रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज पढ़े और ऑक्सीडेशन को 4 सब हेडिंग के अंडर में हम लोगों ने पढ़े ब्रोमीन वाटर, टॉलेंस रिएजेंट, फिलिंग सॉल्यूशन और उसके बाद में हम लोगों ने पढ़े कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़े रिडक्शन रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज और रिडक्शन रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज में मैंने आप लोगों को बताया कि 2 रिड्यूसिंग एजेंट हम लोगों ने यूज किए, एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट और दूसरा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़े एक्शन ऑफ ग्लूकोज विथ मिथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl एंड एट लास्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एक्शन ऑफ ग्लूकोज विथ concentrated HCl, and along with this chemical reaction we have explained the meaning of and difference between the reducing and non-reducing sugar and reducing properties of glucose also. Now we have to move towards another most important question for 5 mark which is generally asked in university exam and that is structure of glucose. So ये जो ग्लूकोज जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को ग्लूकोज का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज़ है, मतलब हम हमारी लाइफ को ग्लूकोज के बगैर इमेजिन भी नहीं कर सकते। जितनी भी एनर्जी मेरे बॉडी में जनरेट हो रही है वो ग्लूकोज की वजह से हो रही है। मैं जो भी आपके सामने बात कर रहा हूँ, जो भी मैं एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा हूँ, मेरे सेल, मेरे ऑर्गन्स, मेरे टिश्यूज़ जो भी काम कर रहे हैं दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ ग्लूकोज। सो ऐसा इंटरेस्टिंग ग्लूकोज जो है या इंपॉर्टेंट ग्लूकोज जो है इसका स्ट्रक्चर कैसे क्या रहना चाहिए। सो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को हम 2 हेडिंग के अंडर में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम लोग ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे रिंग और साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। सो सबसे पहला पार्ट जो रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में एंड दैट इज ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। सो ओपन चेन स्ट्रक्चर, सो ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का पॉसिबल है क्या, या कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो मुझे इंडिकेट करती है कि ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर पॉसिबल है। सो ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में सबसे पहले तो मुझे कोई भी कंपाउंड का जब स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना होता है तो सबसे पहले मुझे उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बारे में आइडिया रहना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब होता है कि कोई भी कंपाउंड में प्रेजेंट रहने वाले कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के एटम्स की संख्या। फॉर एग्जांपल यदि ग्लूकोज में कार्बन है तो कार्बन के कितने एटम्स प्रेजेंट है, अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन एलिमेंट के कितने एटम्स प्रेजेंट है, ऑक्सीजन यदि प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन एलिमेंट के कितने एटम्स प्रेजेंट है। मतलब वी हैव टू डिटरमाइन first the molecular formula of glucose. So here to explain before starting the structural formula of glucose we must know the molecular formula of glucose. So first term that is molecular formula. सो मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज नाम के कंपाउंड का किस तरीके से डिटरमाइन किया गया। सो बीएससी 5th सेमेस्टर में हम लोगों ने क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़े और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करना होता है। आप उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करते हो तो लिबिग्स मेथड होती है आपके पास में, जिसमें आप लोग परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन का पता लगाते हो दिए गए कंपाउंड में। एक बार आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन यदि आपको पता चल गए, सो बाय नोइंग देयर परसेंटेज ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट वी कैन कैलकुलेट the empirical formula and ultimately we can calculate the molecular formula of any compound. So सर उस मेथड को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ सर। यहाँ पर हम लोग सिर्फ बात करेंगे कि सर मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटर्मिनेशन मेथड से या क्वांटिटेटिव एनालिसिस से मैं कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकता हूँ। सो बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटर्मिनेशन मेथड द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज वाज फाउंड टू बी C6H12 and O6. So C6H12 and O6 represents one molecule of glucose must contain 6 atoms of carbon element, 12 atoms of hydrogen element and 6 atoms of oxygen element. So that was the first point with reference to the open chain structure of glucose. Now सर ये जो 6 कार्बन आप कह रहे हो, 12 हाइड्रोजन कह रहे हो या 6 ऑक्सीजन कह रहे हो, तो सर इनकी
एक्चुअल अरेंजमेंट कैसे है। सर ये 6 कार्बन एक दूसरे के साथ में कैसे अटैच्ड है। सर हाइड्रोजन कैसे क्या कार्बन के साथ में अटैच्ड है। ऑक्सीजन कौन से एटम के साथ में अटैच्ड है, हाइड्रोजन के साथ में अटैच्ड है, कार्बन के साथ में अटैच्ड है, या ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड है। सर व्हाट इज द एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ दीज एटम्स इन द मॉलिक्यूल मींस वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। सो स्ट्रक्चरल फार्मूला डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, तो मैंने ग्लूकोज की रिएक्शन किया। किसके साथ, मैंने ग्लूकोज की रिएक्शन किया हाइड्रोआयोडिक एसिड के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। और ये रिएक्शन हम लोग दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हम डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि HI ने क्या किया ऐसे ग्लूकोज के साथ, रेड फास्फोरस का रोल क्या है। तो मैंने हर एक चीज को बारीकी से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया प्रीवियस वीडियो में। हियर आई एम नॉट गोइंग टू राइट द कंप्लीट रिएक्शन। सो ग्लूकोज की जब आप लोगों ने HI के साथ में रिएक्शन किए इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, सो हियर वी आर गेटिंग अ कंपाउंड दैट इज एन-हेक्सेन। और अगर एन-हेक्सेन के बारे में अगर बात करते हो, सो इन एन-हेक्सेन 6 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन अ स्ट्रेट लाइन एंड ईच कार्बन इज अटैच्ड विथ the remaining hydrogen atoms. So this is the structure of N-hexane. So ग्लूकोज का जब मैंने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट HI के साथ में रिडक्शन किया तो मुझे ऐसे एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिला जिसमें 6 के 6 कार्बन एक स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट है। और ये एन-हेक्सेन का मिलना इंडिकेट कर रहा है कि ग्लूकोज में भी ऐसे ही 6 कार्बन की एक स्ट्रेट लाइन प्रेजेंट रहती होगी। सो बाय दिस रिएक्शन वी आर गेटिंग द आइडिया अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन। सो दिस रिएक्शन इंडिकेट्स दैट इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल also 6 carbon atoms are present or present in a straight line. So this is the first information given by this reaction. So सबसे पहली बात पता चल गई इस रिएक्शन से। इस रिएक्शन ने मुझे इंडिकेट किया कि ग्लूकोज में भी ऐसे ही 6 कार्बन की चेन रहती होगी। सो हियर आई एम राइटिंग द कंक्लूजन। मैं कंक्लूजन लिखते जा रहा हूं एक एक रिएक्शन का। So, sir, I have drawn here 6 carbon in a straight line as suggested by these reaction. Now, sir, third chemical reaction की अगर तरफ चलता हूँ, so third chemical reaction में मैं ग्लूकोज की रिएक्शन मैंने किया एसेटिक एनहाइड्राइड के साथ में। और एसेटिक एनहाइड्राइड के साथ में जब मैंने ग्लूकोज की रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, सो ये मुझे दिया ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। सो ग्लूकोड पेंटा एसीटेट मिल रहा है और साथ में मिल रहा है मुझे एसेटिक एसिड। तो ये रिएक्शन हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं सर कि कैसे रिएक्शन होती है, पायरिडीन का काम क्या होता है, कैसे प्रोडक्ट मिलता है। सर आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन हियर होल रिएक्शन क्योंकि मेरे पास अभी ग्लूकोज का फिलहाल स्ट्रक्चर ही नहीं है। तो मैंने ग्लूकोज को वर्ड्स में ही लिखना है आप लोगों ने, क्योंकि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो आप लोग पता करने जा रहे हो। अभी आपके पास में ग्लूकोज का कोई स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है नहीं, तो मैंने यहाँ ग्लूकोज को वर्ड्स में लिखा। तो सर ये ग्लूकोज जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन और मुझे ग्लूकोज पेंटा एसीटेट मिल रहा है, तो ये रिएक्शन क्या इंडिकेट करती है? तो ये रिएक्शन इंडिकेट करती है कि यहां पर पेंटा एसीटेट मिलना। यदि आप लोगों को पता है कि यदि आप कोई भी अल्कोहल की रिएक्शन अगर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में करते हो, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, सो अल्कोहल का H और ये एसिटिक एनहाइड्राइड का CH3COOH बाहर निकल गया। मतलब CH3COOH एसिटिक एसिड इज रिमूव्ड एज अ साइड प्रोडक्ट और साइड प्रोडक्ट बाहर निकलने के बाद क्या बचा? RO और यहां बचा है पर्सन C डबल बॉन्ड O CH3। सो हियर वी आर गेटिंग एसीटेट मोनोएसीटेट, मतलब ईस्टर मिल रहा है सर मुझे। सो अल्कोहल की रिएक्शन जब भी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में करते हो तो आपको ईस्टर मिलता है, आपको मोनोएसीटेट मिलता है। तो यहां पर जब आप लोगों ने ग्लूकोज की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में किए और आपको पेंटा एसीटेट मिलता है, सर जब एक अल्कोहल के साथ मोनोएसीटेट मिलता है तो यहां पेंटा एसीटेट यदि मिल रहा है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में, तो ये इंडिकेट करता है मेरे ग्लूकोज में
5 OH ग्रुप प्रेजेंट रहते होंगे। सो ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन, इट गिव्स ग्लूकोज पेंटाएसिटेट एंड दिस रिएक्शन इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप शुड बी इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। सर ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट रहने चाहिए। अभी ग्लूकोज ये क्योंकि एक स्टेबल मॉलिक्यूल है तो एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH प्रेजेंट रहने वाले नहीं है। तो सर अब ये पांचों के पांचों OH डेफिनेटली अलग अलग कार्बन पर प्रेजेंट रहने वाले, लेकिन सवाल ये है सर क्या पहले 5 कार्बन पर 5 OH लगाओगे क्या, या फिर ये नीचे से पहले 5 कार्बन पर OH लगाओगे, या ऊपर के 3 और एक बीच का छोड़ दिए और नीचे के 2 ऐसे 5 OH लगाओगे, या नीचे के 3 एक बीच का छोड़ दोगे और ऊपर 2 OH लगाओगे। सर व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी क्या है, आप 5 OH लगाओगे कैसे? सर ये 5 OH कैसे लगाएंगे, उसके लिए मुझे और दूसरे रिएक्शन के तरफ जाना पड़ेगा। तो यहां पर मुझे इस रिएक्शन ने बताया कि हमारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट रहते होंगे, एंड सिंस ग्लूकोज इज स्टेबल मॉलिक्यूल डेफिनेटली ऑल द 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप शुड बी प्रेजेंट एट द डिफरेंट कार्बन एटम, बट क्वेश्चन अराइजेस ऑन विच कार्बन these 5 OH will get attached. So for that answer we have to move towards another reaction. सो नाउ थर्ड रिएक्शन, पहले रिएक्शन ने मुझे क्या बताया, 6 कार्बन एटम शुड बी प्रेजेंट इन अ स्ट्रेट लाइन। दूसरे रिएक्शन ने मुझे क्या बताया कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 5 OH प्रेजेंट रहते होंगे, लेकिन 5 OH कहाँ रहेंगे, यहाँ रहेंगे क्या सर 5 OH, या यहाँ रहेंगे 5 OH, या फिर यहाँ रहेंगे सर 5 OH, या फिर यहाँ रहेंगे सर 5 OH, कैसे रहेंगे 5 OH? तो उसके लिए मुझे नेक्स्ट रिएक्शन के तरफ चलना पड़ेगा, और मैंने अब ग्लूकोज की रिएक्शन किया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में, और ग्लूकोज की रिएक्शन जब मैंने हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में जब करके देखा तो मुझे कंपाउंड मिला ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। सो ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन का मिलना सर ये क्या चीज इंडिकेट करता है, तो उसके लिए भी आप लोगों को एक रिएक्शन को ध्यान में रखना पड़ेगा कि सर जब कभी कोई कार्बोनिल कंपाउंड को R C डबल बॉन्ड O, और यहां पर अभी R लगाओ या H लगाओ, ये कार्बोनिल कंपाउंड है। सो कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन जब आप हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में करते हो दोस्तों, सो Cn- H प्लस कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड पोलर है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन बनेगा निगेटिव, कार्बन बनेगा पॉजिटिव, और निगेटिव ऑक्सीजन पर जाएगा पॉजिटिव हाइड्रोजन, पॉजिटिव कार्बन पर जाएगा निगेटिव Cn। एक ही मॉलिक्यूल में साइनो, एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोक्सी ग्रुप, सो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज साइनोहाइड्रीन। इसका मतलब ये हुआ कि सर कार्बोनिल कंपाउंड की जब रिएक्शन आप हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में करते हो तो आपको साइनोहाइड्रीन मिलता है। तो ग्लूकोज के साथ में भी आपने हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन करने के बाद आपको ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन मिलना ये इंडिकेट करता है कि हमारे मॉलिक्यूल में भी प्रेजेंट होगा कार्बोनिल ग्रुप। सो प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, so this reaction indicates the presence of carbonyl group in glucose molecule, but now question arises सर ये कार्बोनिल ग्रुप कौन सा होगा? अगर कार्बोनिल कार्बन को दोनों आप RR मतलब कार्बन कार्बन लगाते हो तो ये कीटोनिक ग्रुप कहलाता है, और यदि कार्बोनिल कार्बन को आप दो में से एक वैलेंसी को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करते हो तो अल्डिहाइडिक ग्रुप कहलाता है। अब सवाल ये है कि सर हमारे ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप यदि प्रेजेंट है तो कार्बोनिल ग्रुप कीटोनिक फॉर्म में प्रेजेंट है या अल्डिहाइडिक फॉर्म में प्रेजेंट है, उसके लिए चलना पड़ेगा मुझे फोर्थ रिएक्शन के तरफ, और यहां पर मैं ग्लूकोज की रिएक्शन कर रहा हूं किसके साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ, या फिर टॉलेंस रिएजेंट ले सकते हो या फिर फेलिंग सॉल्यूशन ले सकते हो। सो ब्रोमीन वाटर जैसा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया और ग्लूकोज के साथ में जब मैंने रिएक्ट किया, सो ग्लूकोज के साथ में रिएक्ट करने के बाद मुझे मिल रहा था ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड का मतलब सर इस मॉलिक्यूल में C डबल बॉन्ड O OH प्रेजेंट है।
यदि आपको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शन के बाद COOH प्रेजेंट रहने वाला ग्लूकोनिक एसिड यदि मिल रहा है तो यह तभी पॉसिबल है सर कि जब आपके मॉलिक्यूल में अल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, क्योंकि ब्रोमीन वाटर ये अल्कोहलिक ग्रुप का ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता, ब्रोमीन वाटर ये कीटोनिक ग्रुप का ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता, ब्रोमीन वाटर ऑक्सीडेशन कर सकता है सिर्फ अल्डिहाइडिक ग्रुप का, सिंस इट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो दिस रिएक्शन इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ अल्डिहाइडिक ग्रुप C डबल बॉन्ड OH। तो यहां पर अब जो एम्बिग्यूटी हमारे माइंड में थी कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो कार्बोनिल ग्रुप ये कीटोनिक फॉर्म में है या अल्डिहाइडिक फॉर्म में है, तो चौथी रिएक्शन ने मुझे कंफर्म करके दे दिया कि नहीं, हम ब्रोमीन वाटर जैसे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करने के बाद मुझे ग्लूकोनिक एसिड यदि मिलता है तो ये इंडिकेट करता है कि मेरे ग्लूकोज में अल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। एंड सिंस अल्डिहाइडिक ग्रुप को यदि गौर से देखोगे तो अल्डिहाइडिक ग्रुप में कार्बोनिल कार्बन की सिर्फ एक वैलेंसी फ्री है, और यदि एक वैलेंसी यदि फ्री है अल्डिहाइडिक ग्रुप की, सो डेफिनेटली दैट अल्डिहाइडिक ग्रुप शुड बी प्रेजेंट एट द टर्मिनल पोजीशन। एक तो सीधा ऊपर वाले कार्बन पर आप अल्डिहाइडिक ग्रुप लगाओगे, नहीं तो सीधे नीचे वाले कार्बन पर अल्डिहाइडिक ग्रुप लगाओगे। तो सर ये अल्डिहाइडिक ग्रुप की भी पोजीशन पता चल गई। और सेकेंड सवाल का जवाब थर्ड मतलब सेकेंड रिएक्शन का जो जवाब आपको देना है कि 5 OH प्रेजेंट है, तो ये 5 OH कहाँ प्रेजेंट रहेंगे। तो मैंने कहा कि क्योंकि ग्लूकोज स्टेबल मॉलिक्यूल है तो 5 के 5 OH ये अलग अलग कार्बन पर ही रहने, क्योंकि एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH प्रेजेंट नहीं रह सकते। इसका मतलब हमारे इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में पांचों के पांचों कार्बन पर लगाने होंगे आपको OH। उसके बाद मैं रिएक्शन की तरफ जा रहा हूं कि सर यहां ग्लूकोज में आपको पता चल गया कि 5 OH है, लेकिन सवाल यह है कि 5 OH में से कितने प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है और कितने सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है। तो यहां पर मैं चलता हूं 5वें रिएक्शन के तरफ। मतलब ये रिएक्शन कंपलसरी नहीं है यहां पर लिखना, बिकॉज डेफिनेटली 5 OH की अरेंजमेंट वैसी होगी, लेकिन एडिशनली आपको बता दूं मैं आपको कि सर 5 OH प्रेजेंट है तो 5 OH में से कितने OH ये प्राइमरी रहेंगे और कितने OH ये सेकेंडरी रहेंगे, ये पता लगाने के लिए मैं ग्लूकोज की रिएक्शन किया कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में जब रिएक्शन किया तो मुझे मिला सैकेरिक एसिड। और सैकेरिक एसिड में होता क्या है सर, 4 कार्बन रहते बीच में, ऊपर रहता है COOH और नीचे रहता है COOH। और अभी कहने का मतलब ऐसा है कि ये कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अल्डिहाइड, ऊपर वाले अल्डिहाइडिक ग्रुप को तो ऑक्सीडाइज करेगा ही करेगा, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड नीचे वाले भी अल्कोहलिक ग्रुप को ऑक्सीडाइज करेगा। लेकिन नीचे वाला अल्कोहलिक ग्रुप कौन सा रहना चाहिए, प्राइमरी रहना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की एबिलिटी नहीं है सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके COOH में कन्वर्ट करे। मतलब नीचे वाला भी कार्बन ये प्राइमरी ही रहना चाहिए। प्राइमरी कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जो और कोई, मतलब प्राइमरी कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जो सिर्फ एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। और बचे हुए कार्बन कैसे रहने चाहिए, सेकेंडरी। इट मींस रिमेनिंग वैलेंसीज ऑफ दीज कार्बन विल बी satisfied by hydrogen. So on these observation, on the basis of this reaction, we have predicted the open chain structure of glucose. So ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में क्या है, सो इन ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज देयर आर 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन अ स्ट्रेट लाइन। अल्डिहाइडिक ग्रुप इज प्रेजेंट एट द टर्मिनल पोजीशन। देयर आर 4 सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप एंड 1 primary alcoholic group. So this is the open chain structure that we have derived on the basis of the chemical reaction and observations. Whatever the observations we got on the basis of chemical reaction, on that basis we have predicted such type of open chain structure of glucose. लेकिन ओपन चेन स्ट्रक्चर को ऐसे लिखना सर ये कहीं ग्लूकोज के पूरे स्ट्रक्चर की 100% इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है।
क्योंकि आप यदि देख रहे हो तो ये कार्बन से 4 ग्रुप लगे हुए OH, H और ये पूरा ग्रुप। तो सर ये 2 एटम सिमिलर है, मतलब ये असिमेट्रिक कार्बन नहीं। दिस कार्बन इज अटैच्ड विथ 4 डिफरेंट atoms or group. This carbon is attached with 4 different atoms or group. So 1, 2, 3, 4 carbon atoms are asymmetric here. और asymmetric है इसका मतलब सर वो अलग अलग आइसोमर्स दिखाते होंगे। तो सर ये अब आइसोमर्स है तो सर मुझे ये HOH के कॉन्फ़िगरेशन के तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। सो एमिल फिशर नाम के साइंटिस्ट ने हमें इस ग्लूकोज के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया कि ये HOH की अरेंजमेंट कैसी है। सो फिशर ने मुझे ग्लूकोज के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन रहता होगा। सो ऊपर C डबल बॉन्ड OH, बीच में लिखूंगा मैं 4 कार्बन, नीचे में लिखूंगा CH2OH। अब ऊपर वाला जो अल्डिहाइडिक ग्रुप है सर, अल्डिहाइडिक ग्रुप और ये अल्कोहलिक ग्रुप वाले कार्बन। सो अल्डिहाइडिक ग्रुप इज मोर ऑक्सीडाइजेबल फंक्शनल ग्रुप, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। तो वहां से हम काउंटिंग करते हैं 1st कार्बन, 2nd कार्बन, 3rd कार्बन, 4th कार्बन, 5th कार्बन एंड 6th कार्बन। सो पहले कार्बन पर अल्डिहाइडिक, 6वें कार्बन पर प्राइमरी अल्कोहलिक। अब ये दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सो डेफिनेटली दोनों वैलेंसी H और OH से सेटिस्फाइड है। फिशर ने क्या कॉन्फ़िगरेशन दिया? लेफ्ट हैंड साइड में H, राइट हैंड साइड में OH, लेफ्ट हैंड साइड में H, राइट हैंड साइड में OH, लेफ्ट हैंड साइड में OH, राइट हैंड साइड में H, लेफ्ट हैंड साइड में H, राइट हैंड साइड में OH। सो दिस वाज द कॉन्फ़िगरेशन गिवन बाय द एमिल फिशर फॉर द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। सर इस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में और सामने हम लोग इसी वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। सो दिस इज द ओपन चेन स्ट्रक्चर दैट वाज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन एंड कॉन्फ़िगरेशन गिवन बाय एमिल फिशर। सो दिस इज ऑल अबाउट द ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो यदि कोई क्वेश्चन पूछता है आपको कि एक्सप्लेन द ओपन चेन स्ट्रक्चर, तो आप लोगों को हियर देयर इज नो नीड टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज and we have to write the particular reaction. No, there is no need because we don't have the structure of glucose now. हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ही नहीं, तो लिखोगे कैसे यार? सर बस ग्लूकोज की रिएक्शन इसके साथ किए, ऐसा कंपाउंड मिला और इससे हमने अंदाजा लगाया कि ऐसा कुछ होगा। ग्लूकोज के साथ में मैंने इसकी रिएक्शन किया, ऐसा प्रोडक्ट मिला, उससे मैंने अंदाजा लगाया कि ऐसा कुछ होगा। तो सर ये मैंने अंदाजे पर बनाया है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। सर ये फिशर ने बताया मुझे उसका कॉन्फ़िगरेशन। अब ये ओपन चेन स्ट्रक्चर क्या सही में जो ग्लूकोज हम लोग देखते हैं सर, सही में ग्लूकोज ऐसा ही रहता है क्या ओपन चेन स्ट्रक्चर? सही में ग्लूकोज का कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही रहता है क्या ओपन चेन फॉर्म में? तो अब मैं चलता हूँ सामने, तो मैं कहूँगा नहीं, दिस इज नॉट द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज वास्तविक में एग्जिस्ट करता है रिंग फॉर्म में, साइक्लिक फॉर्म में। तो सर ये कैसे क्या पता चला आपको कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल रिंग या साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? सर ऐसी क्या खामियां हैं हमारे ओपन चेन स्ट्रक्चर में? ओपन चेन स्ट्रक्चर ऐसी कौन सी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि आप कह रहे हो कि ग्लूकोज ओपन चेन फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, रिंग या चेन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? सो बिफोर स्टार्टिंग द चेन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, डेफिनेटली वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स of open chain structure. Why there is a need of ring structure? What are the limitations of open chain structure? What are the drawbacks of open chain structure? So ऐसे क्वेश्चन रहता है दोस्तों आपको कि write the limitations of open chain structure and explain the ring or cyclic structure of glucose. So sir कौन सी चीजें ये ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का एक्सप्लेन नहीं कर पाया? मतलब हमारी इसी टॉपिक में छोटी सी सब हेडिंग रहेगी एंड दैट इज लिमिटेशंस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर। सो लिमिटेशंस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर। सो अभी ओपन चेन स्ट्रक्चर को मैं यहां पर फिर से एक बार ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं जो अब तक हमने ड्रॉ किए थे। अब यहां कॉन्फ़िगरेशन माइंड में नहीं रखता मैं। CH2OH, CHOH, CHOH, CHOH मतलब CHOH 4 टाइम्स
and at last C double bond OH. So this was the open chain structure that we have predicted on the basis of different chemical reaction. लेकिन ये ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज सफर्स फ्रॉम सर्टन लिमिटेशन। सर कौन सी लिमिटेशन है? सबसे पहली लिमिटेशन ये, द लिमिटेशंस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर आर एज फॉलो एंड द फर्स्ट लिमिटेशन इज, पहली लिमिटेशन ऐसी कि यदि आप ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर को देखते हो सर, सो ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर में आप लोगों को यहां पर फ्री अल्डिहाइडिक ग्रुप दिख रहा है। सो फ्री अल्डिहाइडिक ग्रुप इज देयर, और फ्री अल्डिहाइडिक ग्रुप यदि यहां पर प्रेजेंट है तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में यदि आप थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन अगर रखते हो तो स्पेक्ट्रोस्कोपी सर हमारे केमिस्ट्री की ऐसी एक ब्रांच है जहां पर हम हमारे कोई अननोन सैंपल का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूवी रेडिएशन यूज करते हैं, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप आईआर रेडिएशन यूज करते हो, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप माइक्रोवेव्स यूज करते हो, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप रेडियो वेव्स यूज करते हो। तो अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी का अलग अलग काम होता है दोस्तों। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी मुझे फंक्शनल ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि हमारे मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है। ठीक है, आप कह रहे हो कि आपके मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन कौन से फॉर्म में है? NO2 फॉर्म में है क्या, NH2 फॉर्म में है क्या, या CONH2 फॉर्म में है? सर कौन से फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता होगा? तो ये फंक्शनल ग्रुप की इंफॉर्मेशन देने के लिए हम लोग आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के तरफ चलते हैं, और हर एक फंक्शनल ग्रुप का मुझे अलग अलग ग्राफ मिलता है अलग अलग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के ऊपर। सो कहने का मतलब ऐसा है कि यदि ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है हमारे नेचर में, तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के पास में अगर जाऊंगा तो मुझे यहां पर फ्री C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप के लिए एब्जॉर्प्शन बैंड मिलना चाहिए। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में मुझे कार्बोनिल ग्रुप के लिए एब्जॉर्प्शन बैंड मिलना चाहिए, लेकिन जब आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में गया सो वी डू नॉट गेट, मुझे नहीं मिला, वी डू नॉट गेट आईआर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा फॉर कार्बोनिल ग्रुप। सर कार्बोनिल ग्रुप के लिए मुझे आईआर स्पेक्ट्रा नहीं मिल रहा है जब मैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के पास में गया। तो सर ये चीज कहीं तो भी डाउट क्रिएट कर रही है कि सही में ग्लूकोज ऐसे ओपन चेन फॉर्म में है या नहीं। यदि ग्लूकोज ओपन चेन फॉर्म में है तो यहां पर क्लियरली दिख रहा है आपको फ्री कार्बोनिल ग्रुप, और फ्री कार्बोनिल ग्रुप है तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको फ्री कार्बोनिल ग्रुप के लिए आईआर स्पेक्ट्रा भी मिलना चाहिए, एब्जॉर्प्शन बैंड मिलना चाहिए उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर। लेकिन यहां पर मुझे वी आर नॉट गेटिंग आईआर स्पेक्ट्रा फॉर फ्री कार्बोनिल ग्रुप। सो दिस रिएक्शन इंडिकेट्स दैट this reaction or these whatever the inference we have drawn from the IR spectroscopy, सर ये कहीं तो भी कंफ्यूजन या डाउट क्रिएट कर रही है, ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा सा शक तैयार हो रहा है। अब हम चलते सेकेंड लिमिटेशंस के तरफ। सेकेंड लिमिटेशन क्या कहती है? अगर आप लोग स्किप्स बेस की अगर बात करते हो तो स्किप्स बेस, अब उसका स्ट्रक्चर वगैरह ड्रॉ नहीं करूंगा, जाइंट मॉलिक्यूल दिखता है स्किप्स बेस। तो स्किप्स बेस का क्या काम होता है सर? तो स्किप्स बेस ये बेसिकली कलरलेस कंपाउंड होता है, और यदि मैं कोई कार्बोनिल कंपाउंड में मतलब C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट रहने वाले कंपाउंड में यदि कलरलेस स्किप्स बेस अगर डालता हूं तो ऐसे केसेस में मुझे उस स्किप्स बेस का कलर पिंक बनता हुआ नजर आता है। मतलब सर स्किप्स बेस हम यूज करते हैं दिए गए कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं ये पता करने के लिए, दिया गया कंपाउंड अल्डिहाइड या कीटोन है या नहीं है ये पता करने के लिए हम लोग स्किप्स बेस यूज करते हैं। तो स्किप्स बेस कार्बोनिल कंपाउंड के साथ पिंक कलरेशन देता है। जब ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर आप सही मान के चल रहे हो, सो ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर में आपको फ्री कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है, तो ग्लूकोज में जब आप स्किप्स बेस ऐड करोगे तो स्किप्स बेस का कलर क्या बनना चाहिए? पिंक बनना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। डू नॉट गिव पिंक कलरेशन, डू नॉट गिव पिंक कलरेशन विथ, किसके साथ पिंक कलरेशन नहीं दे रहा है? स्किप्स बेस के साथ में पिंक कलरेशन नहीं दे रहा है। सेकेंड लिमिटेशन,
तीसरी लिमिटेशन की तरफ चलता हूं तो मैंने क्या किया, इस ग्लूकोज में जहां पर आप फ्री अल्डिहाइड ग्रुप दिखा रहे हो तो मैंने यहां पर सोडियम बाइसल्फाइड ऐड करने की कोशिश किया। सोडियम बाइसल्फाइड क्या होता है सर, NaHSO3। सर Na पॉजिटिव पार्ट, SO3 HSO3 माइनस, ये निगेटिव पार्ट। अब मैं अगर आपके ग्लूकोज में ओपन चेन स्ट्रक्चर में यदि अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो देखो अल्डिहाइड ग्रुप कैसे रिएक्शन देता है, RC डबल बॉन्ड OH, और उसमें यदि सोडियम बाइसल्फाइड यदि डालते हो तो दोनों कंपाउंड ऐड होते हैं, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है, ऑक्सीजन बनता है निगेटिव, कार्बन बनता है पॉजिटिव, निगेटिव ऑक्सीजन पर जाता है पॉजिटिव सोडियम और पॉजिटिव कार्बन पर जाता है निगेटिव SO3H। सर ये अब ये रीअरेंज होता है और Na आता है H के जगह पर, H चले जाता है इधर, एंड नाउ वी गेट द कंपाउंड RCOH SO3Na and H. So here we get sodium bisulfite compound. सो कहने का मतलब ऐसा कि सर जब कभी आप कोई अल्डिहाइड या कीटोन लेते हो और सोडियम बाइसल्फाइड यदि उसमें ऐड करते हो तो मुझे बाइसल्फाइड कंपाउंड, बाइसल्फाइड ITE बाइसल्फाइड कंपाउंड मिलना चाहिए। तो ग्लूकोज में तो सर अल्डिहाइड ग्रुप है, तो ग्लूकोज में यदि अल्डिहाइड ग्रुप है तो सोडियम बाइसल्फाइड डालोगे तो सोडियम बाइसल्फाइड वैसे ही ऐड होना चाहिए जैसे आपने ऐड किए, बट सोडियम बाइसल्फाइड यहां ऐड नहीं होता, मतलब it does not give reaction with, so does not give reaction with, किसके साथ रिएक्शन नहीं देता, सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3। सर ये तीसरी खामी, ये रिएक्शन कहीं तो भी और शक को मजबूत करते जा रही है हमारे कि सही में ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है या नहीं है। चौथी लिमिटेशन की तरफ चलता हूं कि सर मैंने जब इस कंपाउंड को, ग्लूकोज को मैंने अभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मतलब होता है अल्किल मैग्नीशियम हलाइड ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड, जो वेक्टर ग्रिग्नार्ड नाम के साइंटिस्ट ने तैयार किया था। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्चुअली करता क्या है, तो जब कभी आप कोई कार्बोनिल कंपाउंड लेते हो, मतलब RC डबल बॉन्ड O और यहां पर सपोज टू बी H लो या फिर कोई R लगाओ, और इसमें यदि आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करते हो RMgX, सो MgX पार्ट होता है पॉजिटिव, R पार्ट होता है निगेटिव, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का पोलर बॉन्ड टूट जाएगा और टूटने के बाद ऑक्सीजन निगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, ऑक्सीजन निगेटिव है तो उसके तरफ जाएगा पॉजिटिव MgX पार्ट, और कार्बन पॉजिटिव है तो उसके ऊपर जाएगा निगेटिव R पार्ट, मतलब एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और यहाँ पर एडिशन कंपाउंड मिलता है। और जब इसका आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद दोस्तों आपको ऐसे अल्कोहल मिलता है। तो सर ये अल्डिहाइड मतलब कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करते हो तो एडिशन प्रोडक्ट मिलता है, और जिसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलेगा। तो आपके ग्लूकोज में तो ऐसे कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो आपके ग्लूकोज में भी ऐसे ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड होना चाहिए, एडिशन प्रोडक्ट देना चाहिए। लेकिन जब हमने ग्लूकोज में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड किए तब मुझे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में कोई भी रिएक्शन होते हुए नहीं दिखाई दी। इसका मतलब ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट्स विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्ट होता हुआ नहीं दिखाई दिया हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो ये देखते जाओ हम लोग एक एक करके हम लोग ओपन चेन स्ट्रक्चर की लिमिटेशंस को पढ़ रहे हैं। सो 4 लिमिटेशन हो गई। उसके बाद में 5वीं लिमिटेशन की बात कि ग्लूकोज को जब मैंने रिएक्ट किया मिथेनॉल के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, सो ग्लूकोज की रिएक्शन जब मैंने ड्राई HCl के साथ में किया तो ड्राई HCl के साथ में करने के बाद मुझे अल्फा मिथिल ग्लूकोसाइड, सामने मैं बताऊंगा रिंग स्ट्रक्चर में कैसे बनता है ये, प्लस बीटा मिथिल ग्लूकोसाइड। सो सर व्हेन ग्लूकोज
is treated with methanol in presence of dry HCl, so it gives alpha methyl glucoside and beta methyl glucoside. Sir, alpha, beta, these are the anomers. It means the configuration is different at first carbon. लेकिन यहाँ तो फर्स्ट कार्बन अल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो फर्स्ट कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट रहना ओपन चेन स्ट्रक्चर में पॉसिबल नहीं होता। मतलब ये पांचवी रिएक्शन, मतलब ये चार रिएक्शन क्या इंडिकेट करती है कि ग्लूकोज ओपन चेन स्ट्रक्चर है नहीं। अब ये पांचवी रिएक्शन मुझे कहीं तो भी इंडिकेट कर रही है कि ग्लूकोज ओपन चेन स्ट्रक्चर में नहीं है, तो ग्लूकोज रिंग या साइक्लिक फॉर्म में रह सकता है, क्योंकि ऐसे एनोमर्स तभी पॉसिबल है जब आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये रिंग या साइक्लिक फॉर्म में रहेगा। और उसके बाद सर ग्लूकोज शोज म्यूटारोटेशन, ग्लूकोज शोज म्यूटारोटेशन। सो सर ये म्यूटारोटेशन का मतलब क्या होता है? वैसे तो सभी के सभी मोनोसैकेराइड से म्यूटारोटेशन शो करते हैं, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूटारोटेशन? और ये म्यूटारोटेशन शो करता है तो ये कैसे क्या इंडिकेट करता है सर कि ग्लूकोज रिंग या साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए या ओपन चेन स्ट्रक्चर होना, मतलब ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए? तो चलो म्यूटारोटेशन के तरफ चलते हैं। म्यूटारोटेशन का मतलब होता है जब मैंने ग्लूकोज लिया और ग्लूकोज को जब मैंने कोल्ड वाटर के साथ में क्रिस्टलाइज किया, कोल्ड वाटर के साथ क्रिस्टलाइज जब मैंने किया, तो अब मुझे यहाँ पर स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू, ग्लूकोज को जब मैंने कोल्ड वाटर के साथ मैंने क्रिस्टलाइज जब किया तो मुझे यहाँ पर स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू मिली 112। स्पेसिफिक रोटेशन का मतलब होता है सर ग्लूकोज ये एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, प्लेन पोलराइज लाइट पास करोगे तो प्लेन पोलराइज लाइट को एक तो राइट हैंड साइड में रोटेट करेगा, नहीं तो लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करेगा। प्लेन पोलराइज लाइट को अगर राइट हैंड साइड में रोटेट करता है तो आप लोग कहते हो सर दैट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करता है तो लियो रोटेटरी। और मैंने पहले ही कहा कि हमारे नेचर में जो ग्लूकोज एग्जिस्ट करता है सर वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, और इसीलिए हम लोग उसको डेक्स्ट्रोज भी कहते हैं ग्लूकोज को। सो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। सो 112 डिग्री का स्पेसिफिक रोटेशन शो करता है, और 112 डिग्री का स्पेसिफिक रोटेशन शो करने के बाद धीरे धीरे उसका स्पेसिफिक रोटेशन डिक्रीज होते हुए दिखाई देता है और आकर रुक जाता है 52.5 डिग्री पर। सो 52.5 डिग्री पर आकर क्या हो गया है? रुक गया है सर। अब ये जो स्पेसिफिक रोटेशन डिक्रीज हो रहा है, दूसरी ओर मैंने क्या किया, मैंने ग्लूकोज लिया, कॉन्सेंट्रेटेड ग्लूकोज, और मैंने उसको भी क्रिस्टलाइज किया हॉट वाटर के साथ। सो हॉट वाटर के साथ मैंने उसको क्रिस्टलाइज किया, और हॉट वाटर के साथ जब मैंने उसको क्रिस्टलाइज किया तब मुझे उसका स्पेसिफिक रोटेशन दिखा लगभग +19 डिग्री। और अब थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि उसका स्पेसिफिक रोटेशन +19 डिग्री से धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और आसपास 52.5 डिग्री बन रहा है। मतलब हियर स्पेसिफिक रोटेशन इंक्रीजेस। सो वन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल शोज अ स्पेसिफिक रोटेशन +112 डिग्री, अनादर मॉलिक्यूल शोज अ स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ +19 डिग्री। सर पहले मॉलिक्यूल का क्या हुआ? स्पेसिफिक रोटेशन दिखा मुझे कितना? तो स्पेसिफिक रोटेशन दिखता मुझे 112 डिग्री। कहीं कोई टेक्स्ट बुक में आपको 111 भी लिखा है, 110 भी लिखा है, मैं 112 डिग्री लिखा। एंड स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल ग्रेजुअली डिक्रीजेस एंड अप टू फॉर व्हाट वैल्यू? 52.5 डिग्री। Whereas when glucose is crystallized with hot water, so it shows a specific rotation +19 degree, and now its specific rotation gradually increases and to 52.5 डिग्री। तो सर ये स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू डिक्रीज होते हुए एक जगह पर रुक रही है, इंक्रीज होते हुए एक जगह पर रुक रही है, तो ये जो चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन हो रहा है, ये चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन जो दिखा रहा है ग्लूकोज मॉलिक्यूल, दैट फिनोमिनॉन इज कॉल्ड एज म्यूटारोटेशन। सो म्यूटारोटेशन इज द फिनोमिनॉन बाय विच देयर इज अ चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एनी कंपाउंड up to a particular value, so that phenomenon is called as म्यूटारोटेशन। तो ये कंपाउंड सर 112 डिग्री
का स्पेसिफिक रोटेशन दिखाता है। सर ये कंपाउंड 19 डिग्री का स्पेसिफिक रोटेशन दिखाता है। सर अब ये जो कंपाउंड 112 डिग्री पर जो स्पेसिफिक रोटेशन दिखा रहा है, इसका मतलब सर इसका स्ट्रक्चर कुछ तो भी डिफरेंट रहना चाहिए, क्योंकि स्पेसिफिक रोटेशन डिफरेंट है। स्ट्रक्चर मतलब इन द सेंस कॉन्फिग कुछ तो भी डिफरेंट रहना चाहिए ना सर। ये ग्लूकोज 112 स्पेसिफिक रोटेशन दिखाता है, ये 19 दिखा रहा है, मतलब देयर शुड बी सम डिफरेंस बिटवीन दिस टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो सर पहला जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है उसको हम कहते हैं अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और दूसरा जो मॉलिक्यूल होता है उसको कहते हैं हम लोग बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और ये अल्फा और बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल मतलब पहले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट रहने वाले ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये तभी पॉसिबल है जब हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल कैसे होगा, रिंग या साइक्लिक फॉर्म में होगा। सो सर ये 4 ऑब्जर्वेशंस मुझे बताते हैं कि ग्लूकोज ओपन चेन फॉर्म में नहीं रहना चाहिए, और बची हुई मुझे ये जो 2 रिएक्शन है ये कहीं तो भी इंडिकेट कर रही है कि ग्लूकोज रिंग फॉर्म में रहना चाहिए। सर ये हो गया हमारा लिमिटेशंस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब मैं चल रहा हूं कि सर ये लिमिटेशंस है ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की, मतलब कहीं तो भी हमको शक तैयार हुआ कि ग्लूकोज ओपन चेन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो हमें हमारा शक अब यकीन में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमने कहे कि नहीं, ग्लूकोज ऐसे ओपन चेन फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता होगा। सो ग्लूकोज कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो मैं कहूँगा ये 52.5 पर आकर रुक जाना। ये क्यों ऐसे होता है मैं बताता हूँ सामने आप लोगों को। सो सर ये रिंग और साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो एग्जाम में आप लोगों को क्या रहता है, एग्जाम में रहता है गिव द लिमिटेशंस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं रहता 5 मार्क के लिए कि एक व्हाट इज एक्सप्लेन द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। नहीं, जनरली क्वेश्चन क्या रहता है 5 मार्क के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीएससी 6 सेमेस्टर के लिए, कि क्वेश्चन रहता है राइट द लिमिटेशंस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड आफ्टर दैट डिस्कस द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज और साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। सो नाउ आई हैव टू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट सबहेडिंग ऑफ द सेम टॉपिक एंड दैट इज द रिंग और साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। सो ध्यान से देखोगे, रिंग और साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। सो रिंग और साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को पढ़ना है मुझे। सो ये रिंग और साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे क्या बनता होगा उसका एक्सप्लेनेशन मुझे आप लोगों को देना है। तो अब ये रिंग स्ट्रक्चर के ऊपर अलग अलग साइंटिस्ट ने वर्क किए। जैसे टॉलेंस नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि सर कुछ हमारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल मतलब 5 मेंबर्ड फॉर्म फ्यूरानोज फॉर्म में रहता होगा। फ्यूरान का मतलब होता है सर 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड वेयर 4 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट एंड अलॉन्ग विद द 4 कार्बन देयर इज 1 ऑक्सीजन अल्सो। तो ये फ्यूरान हो गया सर। तो ये फ्यूरानोज फॉर्म में ग्लूकोज रहता होगा, ऐसा टॉलेंस का कहना था। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, टॉलेंस का कहना ये ग्लूकोज के लिए सही नहीं। ऐसे नहीं कि कार्बोहाइड्रेट ऐसे 5 मेंबर्ड फ्यूरानोज फॉर्म में नहीं रहते। राइबोज रहता है ना सर, 2-डीऑक्सीराइबोज रहता है ना सर, फ्रुक्टोज रहता है ना सर, ऐसे 5 मेंबर्ड फ्यूरानोज फॉर्म में। तो सर ग्लूकोज ये 5 मेंबर्ड फ्यूरानोज फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ना फ्री स्टेट में ना कंबाइंड स्टेट में। तो सर ये टॉलेंस का जो अंदाजा था कि ग्लूकोज 5 मेंबर्ड रिंग या फ्यूरानोज रिंग के फॉर्म में रहता होगा, उसको हम लोगों ने गलत साबित किए। गलत साबित किए किसके बेसिस पर गलत साबित किए? तो फिशर नाम का साइंटिस्ट आया और फिशर नाम के साइंटिस्ट ने मुझे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बताया साइक्लिक हेमीएसिटल फॉर्म में। साइक्लिक हेमीएसिटल फॉर्म में, साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म। देखते जाओ अब सर ये साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म का मतलब क्या होता है। सो फिशर ने कहा कि हमारा जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म में एग्जिस्ट करता होगा। सर साइक्लिक हेमी एसिटल का मतलब क्या होता है? यदि आपको पता है R(C)O(H) ये आपका है अल्डिहाइड, जैसे आपके ग्लूकोज में था, उसमें आप अल्कोहल ऐड कर दोगे R-OH
ऑक्सीजन के पास में होती है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर ऑक्सीजन अपनी लोन पेयर से अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन होता है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, पार्शियल निगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर आता है ऑक्सीजन और ये आ जाएगा ऐसे RCHO। सर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर जब ऑक्सीजन आएगा तो H और R के साथ में आएगा। ऑक्सीजन ने अपनी लोन पेयर डोनेट किया है, ऑक्सीजन पॉजिटिव, कार्बन 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता तो पाई बॉन्ड टूटा होगा और ऑक्सीजन के ऊपर आया होगा निगेटिव चार्ज। अब ये ऑक्सीजन अपने पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा और ये हाइड्रोजन अब इस तरीके से ऑक्सीजन के तरफ माइग्रेट करेगा OH और ये बन गया OR-। तो ये जो कंपाउंड बना एक अल्डिहाइड और एक अल्कोहल के कॉम्बिनेशन से, इसको मैं कह रहा हूं हेमी एसिटल। और फिर से यदि मैं उसमें अल्कोहल यदि ऐड करता हूं R-OH तो बिल्कुल वैसे ही होगा। सर यहां का H बाहर निकलेगा इसके OH के साथ में, मतलब बाहर क्या निकलेगा H2O, और H2O जब बाहर निकलेगा दोस्तों सो RCHOR- और यहां पर बचेगा OR-। सर इसको कहा जाता है कंप्लीट एसिटल। लेकिन ये तो ओपन चेन है ना सर ये हेमी एसिटल और एसिटल जो होते हैं सर ये हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो फिशर का कहना ऐसा है कि हमारा जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो उसमें होगा क्या, ये सर ये हेमी एसिटल बनता कब है, जब अल्डिहाइडिक ग्रुप ये अल्कोहलिक ग्रुप के साथ में जब रिएक्ट होता है तो हेमी एसिटल और एसिटल बनता है। तो अब ये एसिटल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता होगा। सर एसिटल के फॉर्म में ग्लूकोज यदि एग्जिस्ट करता है इसका मतलब आपके अल्डिहाइड का कार्बोनिल ग्रुप अब फ्री नहीं रहा, कंबाइंड स्टेट में आ गया है। सर ग्लूकोज का भी कार्बोनिल ग्रुप ये फ्री स्टेट में नहीं रहता, कंबाइंड स्टेट में रहता। तो फिशर का कहना वही है कि ये तभी पॉसिबल है जब हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल हेमी एसिटल फॉर्म में एग्जिस्ट करे। हेमी एसिटल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा कैसे, तो ग्लूकोज में अल्डिहाइडिक ग्रुप भी है और ग्लूकोज में ढेर सारे अल्कोहलिक ग्रुप भी है, तो आपस में रिएक्ट होकर बना सकते हैं सर वो हेमी एसिटल। और क्योंकि हेमी एसिटल ये लेस स्टेबल होते हैं और हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल मोर स्टेबल है, तो सर हमारे हेमी एसिटल कौन से फॉर्म में रहने चाहिए, साइक्लिक फॉर्म में, क्योंकि साइक्लिक हेमी एसिटल ये एक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो सर फिशर ने अब क्या कहा है, सो अकॉर्डिंग टू द फिशर इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल देयर इज नो फ्री कार्बोनिल ग्रुप, and since there is a carbonyl group present at the top position and so many alcoholic groups are present, so there should be some interaction between that carbonyl group and one of the alcoholic group of glucose molecule to form a hemiacetal molecule. But since hemiacetal are less stable and glucose is more stable, so that's why that hemiacetal should be cyclic। सर साइक्लिक हेमी एसिटल बनता होगा। अब ये साइक्लिक हेमी एसिटल यदि बनता है तो सर ये अब बनता कैसे होगा, तो फिशर ने उसका हिसाब दिया जिसको कहते हैं हम लोग फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। सो फिशर उसका हिसाब कैसे देता है, मैं पहले ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं विद कॉन्फ़िगरेशन। सो CHOH CHOH CHCOH H CHOH और वैसे ही C डबल बॉन्ड OH। सर ये ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जो आप लोग बात कर रहे थे, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। सो फिशर के हिसाब से हेमी एसिटल बनता कैसे होगा, सर हेमी एसिटल बनता है अल्डिहाइडिक ग्रुप और कोई तो भी अल्कोहलिक ग्रुप। अब सवाल ये है कि सर दूसरे कार्बन का OH कंबाइन होगा क्या, तीसरे कार्बन का OH कंबाइन होगा क्या, चौथे कार्बन का OH कंबाइन होगा क्या, या पांचवें कार्बन का OH कंबाइन होगा, तो मैं कहूँगा ऊपर से पांचवें नंबर के कार्बन का OH और अल्डिहाइडिक ग्रुप
उनके बीच में होगा इंटरेक्शन। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर कि पांचवें ही कार्बन का OH आपने क्यों यहां पर लिखे, तो उसका भी हिसाब मैं आप लोगों को देता हूं अभी ही। So according to the Fisher, there should be some interaction between the aldehydic group, carbonyl group, and the OH present at the 5th carbon of the glucose molecule. So here, due to the combination of carbonyl and alcoholic group, there should be some formation of hemiacetal like this. So देखो अभी क्या होगा, CH2OH CH, अब यहां पर O बचा है, उसके बाद में CHOH COHH, वैसे ही CHOH और ऊपर क्या है CH, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटा, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड जब टूटता है तो अल्कोहल का क्या जाता है, अल्कोहल का जाता है सर उसके पास में H। और अब ये बचे हुए कार्बन की जो वैलेंसी है, मतलब पहला कार्बन और पांचवा कार्बन, ये ऑक्सीजन के थ्रू लिंक हो जाएगा। ये बन गया सर साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म। तो सर ये जब इंटरेक्शन हुआ तो फिशर का कहना है कि व्हेन देयर इज ए इंटरेक्शन बिटवीन फर्स्ट कार्बन and OH of 5th carbon of glucose, so then there is a possibility of फॉर्मेशन ऑफ न्यू असिमेट्रिक कार्बन। ये असिमेट्रिक कार्बन नहीं क्योंकि डबल बॉन्ड वाला है सर, ये कार्बन 4 अलग अलग ग्रुप से अटैच्ड है, ये भी वैसे, ये भी वैसे, ये भी वैसे। सर देयर वेयर 4 असिमेट्रिक कार्बन एटम, ये तो सिमेट्रिक है। बट अकॉर्डिंग टू द फिशर, व्हेन दीज हाइड्रोजन माइग्रेट टुवर्ड्स कार्बोनिल ऑक्सीजन, नाउ सर ये 4 के अलावा अब नया एक कार्बन असिमेट्रिक बन गया। असिमेट्रिक का मतलब सर H OH, ये पूरा ग्रुप, और इधर से O, मतलब 4 अलग अलग ग्रुप से अटैच्ड है। सो अकॉर्डिंग टू फिशर, देयर इज सम इंटरेक्शन बिटवीन कार्बोनिल ग्रुप ऑफ ग्लूकोज एंड OH ऑफ 5th carbon of glucose to form such type of cyclic hemiacetal form. But during this formation, there is a formation of new asymmetric carbon. और asymmetric carbon यदि अगर तैयार हो रहा है तो डेफिनेटली मुझे उसके कॉन्फ़िगरेशन को भी माइंड में रखना पड़ेगा। सर आपने लेफ्ट हैंड साइड में H लिखे, राइट हैंड साइड में OH लिखे। फिशर कहता है नहीं, ऐसे भी हो सकता था कि बाकी तो पोर्शन जैसे कि वैसे ही रहेगा, लेकिन पहले कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन आप बोल रहे थे, वो पहले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन ऐसे भी तो रह सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड में रहे OH और राइट हैंड साइड में रहे H। सो दिस इज द सेकेंड पॉसिबिलिटी ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। सर ये दूसरी पॉसिबिलिटी, तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर था, ये क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ साइक्लिक हेमियासेटल फॉर्म। दिस इज क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इन साइक्लिक हेमियासेटल फॉर्म। सर दिस इज अल्फा ग्लूकोज एंड दिस इज बीटा ग्लूकोज। सो यहां पर एक चीज आपको दिख रही है कि अभी आपका अल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं है, और पहले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। एक को अल्फा ग्लूकोज कहोगे, दूसरे को बीटा ग्लूकोज कहोगे, और अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज सर ये पहले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट रहने की वजह से बने, और इसीलिए इसको कहा जाता है सर दीज आर एनोमर्स ऑफ ईच अदर। सो अकॉर्डिंग टू द फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, सर ये अल्फा ग्लूकोज की यदि बात करते हो तो अल्फा ग्लूकोज इज मोर स्टेबल, alpha glucose is less stable. Now I will explain why alpha glucose is less stable, and here beta glucose is more stable. So यदि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, पहले कार्बन पर OH, दूसरे कार्बन पर OH, दोनों OH एक ही साइड में है प्लेन के, मतलब दे आर क्लोजर टू ईच अदर। सर क्लोजर है मतलब देयर विल बी सम रिपल्शन। सर बीटा ग्लूकोज में पहले कार्बन का OH लेफ्ट हैंड साइड में, दूसरे कार्बन का OH राइट हैंड साइड में, मतलब दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, देयर विल बी लेस स्टेरिक रिपल्शन, इट विल बी मोर स्टेबल, एंड दैट्स व्हाई सर ये ज़्यादा स्टेबल रहने की वजह से सर इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 432 केल्विन, और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 419 केल्विन। अगर आप लोग ग्लूकोज का मिक्सचर अगर लोगे तो ग्लूकोज के मिक्सचर में आपको अल्फा ग्लूकोज का प्रमाण दिखता है 36% और आपको बीटा ग्लूकोज का प्रमाण दिखता है 64%। सर ये
फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहा जाता है। ठीक है, अब मैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले से, अब नया साइंटिस्ट आया हॉवर्थ नाम का, और हॉवर्थ कहता है कि नहीं, ये फिशर ने जो दिया है मॉलिक्यूल, ये कैसे फॉर्म में रहते होंगे? सो 6 मेंबर्ड पिरानोज फॉर्म में रहते होंगे। 6 मेंबर्ड पिरानोज फॉर्म। सर पिरानोज, इट इज अ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड वेयर 5 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट एंड 1 ऑक्सीजन इज देयर। सो ये पिरानोज फॉर्म होता है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो 6 मेंबर्ड पिरानोज फॉर्म में ये ग्लूकोज एग्जिस्ट करता है। सो हॉवर्थ कहता है कि ये पिरानोज फॉर्म में ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कैसे करना। हॉवर्थ कहता है बिल्कुल आसान है, यदि आपको फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले समझ गए हैं तो मैं क्या करता हूं, लेफ्ट हैंड साइड में मैं ग्लूकोज का हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ड्रॉ करता हूं अल्फा का। तो देख लो ध्यान से, रिंग में कौन कौन शामिल है? ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। रिंग में कौन कौन शामिल है? सर पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और ऑक्सीजन। ये तो रिंग के बाहर है, मतलब देयर इज अ रिंग बिटवीन, सो दीज आर द कार्बन। ये रिंग बन गई सर। ऑक्सीजन के बाजू वाला जो कार्बन आप लोग लिख रहे हो सर, इसको फर्स्ट कार्बन कहोगे। दूसरा कार्बन है ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड, ये थर्ड, और ये वैसे ही आप लोग लिखोगे यहां पर फोर्थ, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन और ये फिफ्थ कार्बन। चलो पहले कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाओ। पहले कार्बन पर कौन कौन लगे? पहले कार्बन पर HOH, मतलब 2 बॉन्ड, एक ऊपर नीचे। दूसरे कार्बन पर भी HOH, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। वैसे ही पांचवें कार्बन पर कौन लगा है? पांचवें कार्बन पर लगा है पूरा एक CH2OH। पांचवें कार्बन पर लगा है H, सर एक CH2OH के लिए, एक H के लिए, और पांचवें कार्बन पर ही लगा है ऑक्सीजन। सो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म्युला पहिले, अब यहां कैसे लिखना? सर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म्युल्यामध्ये जे राईट हँड साईडला आहे त्याला लिहायचं बिलो द प्लेन। राईट, पहिल्या कार्बनकडे जाऊ। पहिल्या कार्बनला OH कुठे आहे? राईट हँड साईडला, मग त्याला लिहायचं बिलो द प्लेन, हायड्रोजनला अबाव द प्लेन। दुसऱ्या कार्बनकडे बघा, दुसऱ्या कार्बनकडे OH कुठे आहे? OH आहे सर राईट हँड साईडला, म्हणजे दुसऱ्या कार्बनचा OH बिलो द प्लेन लिहावं लागेल, हायड्रोजनला अबाव द प्लेन। तिसऱ्या कार्बनला H कुठे आहे? राईट हँड साईडला, मग सर H राईट हँड साईडला, त्याला बिलो द प्लेन लिहा, OH ला अबाव द प्लेन। चौथ्या कार्बनकडे जाऊ तर OH दिसतोय मला राईट हँड साईडला, म्हणजे बिलो द प्लेन आणि H अबाव द प्लेन। पाचव्या कार्बनवर कोण आहे? CH2OH आणि H। आता प्रश्न असा आहे की CH2OH वरती राहणार की खाली? सर CH2OH हा मोठा ग्रुप आहे, बल्की ग्रुप आहे, आणि बल्की ग्रुप रहने की वजह से दैट विल ऑलवेज प्रेजेंट अबाव द प्लेन, वो हमेशा अबाव द प्लेन रहेगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर और ग्लुकोपिरानो स्ट्रक्चर, याला म्हणायचं अल्फा D प्लस ग्लूकोपिरानोज फॉर्म। अल्फा मतलब पहले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट, डी मतलब ऑल द ग्लूकोज एग्जिस्ट इन नेचर बिलोंग्स टू द डी सीरीज, डिग्लिसराल्डिहाइड। प्लस मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ऑल द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर डेक्स्ट्रोरोटेटरी, दे रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन राइट हैंड साइड। ठीक है, अब उधर देखो बीटा कैसे ड्रॉ करोगे, ध्यान से बिल्कुल वैसे ही सर 5 मेंबर्ड रिंग ड्रॉ करोगे, 6 मेंबर्ड रिंग ड्रॉ करेंगे हम लोग, जहाँ पर 5 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। ये पहला कार्बन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। पहले कार्बन पर H कहाँ दिखता है? H राइट हैंड साइड में है, मतलब बिलो द प्लेन, OH अबाव द प्लेन। सेकेंड कार्बन पर OH है राइट हैंड साइड में, मतलब बिलो द प्लेन, H अबाव द प्लेन। तीसरे कार्बन पर H राइट हैंड साइड में है, मतलब बिलो द प्लेन, OH अबाव द प्लेन। कहने का मतलब फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में जो ग्रुप या एटम राइट हैंड साइड में थे, हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले में उन्हें हम लोग बिलो द प्लेन ड्रॉ करेंगे। सो अब चौथे कार्बन की बात, OH राइट हैंड साइड में है तो बिलो द प्लेन, ये अबाव द प्लेन। सर CH2OH ऑलवेज प्रेजेंट अबाव द प्लेन, तो ये बन गया कौन? बीटा D प्लस ग्लूकोपिरानोज हो गए। सो दीज आर द हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले इन पिरानोज फॉर्म। सो आप लोगों ने रिंग और साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या कहे कि सर फिशर का कहना ऐसा है कि ग्लूकोज
एग्जिस्ट करता होगा हेमी एसिटल फॉर्म में। क्यों? क्योंकि अल्डिहाइडिक ग्रुप भी और अल्कोहल भी है, और अल्डिहाइडिक और अल्कोहलिक ग्रुप अगर प्रेजेंट है सो देयर शुड बी सम इंटरेक्शन सिंस देयर इज नो फ्री अल्डिहाइडिक ग्रुप, सो इंटरेक्शन होता होगा। लेकिन एसिटल या हेमी एसिटल ये अनस्टेबल होते हैं सर, साइक्लिक फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। सर अब सवाल ये है कि सर ये पांचवें कार्बन का ही OH का H क्यों आप लोग ने लिखे गए? तो पांचवें कार्बन का जब आप लोगों ने हाइड्रोजन माइग्रेट किए तो आपको कितने मेंबर की रिंग दिख रही है? 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है, और 6 मेंबर के अब सर यहाँ पर एक अल्फा डी प्लस ग्लूकोपिरानोज है और बीटा डी प्लस ग्लूकोपिरानोज। देखो ना यहाँ पर बीटा में OH पहले और दूसरे कार्बन का, OH अबाउ द प्लेन, OH बिलो द प्लेन, फार अवे फ्रॉम इच अदर, लेस रिपल्शन, मोर स्टेबल। सो सर फक्त पहिल्याच कार्बनचा कॉन्फिगरेशन डिफरंट दिसतोय तुम्हाला अल्फा आणि बीटामध्ये, बाकी कुठल्याच कार्बनचा कॉन्फिगरेशन तुम्हाला डिफरंट दिसत नाही। तो ये किसका हो गया? अल्फा डी प्लस ग्लूकोपिरानोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोपिरानोज। अभी ये जो 6 मेंबर्ड रिंग जो होती है, हॉवर्थ ने कहा कि ये 6 मेंबर्ड रिंग प्लेनर है। प्लेनर है मतलब कार्बन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन कार्बन कार्बन, पहले कार्बन पर लगा हुआ H अबाउ द प्लेन बिलो द प्लेन, H अबाउ द प्लेन बिलो द प्लेन, H अबाउ द प्लेन बिलो द प्लेन, और इस तरीके से अबाउ द प्लेन बिलो द प्लेन। बट सर 6 मेंबर्ड रिंग सर ये प्लेनर नहीं होती, बट ग्लूकोज इज नॉट प्लेनर। सर ये प्लेनर नहीं होता, ये पकर्ड शेप होता है। BSc फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़े हो ना साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर, रिंग फॉर्म, सर चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म, सर वैसे ही तो बात कर रहे हैं हम लोग। सर यहाँ पर भी हमारा ग्लूकोज 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक बोट फॉर्म में और दूसरा चेयर फॉर्म में। ये चेयर फॉर्म, तो एक क्या है इसमें? ऑक्सीजन है, एक क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, अब सर आप कोई भी एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, एक तो बीटा का ड्रॉ करो आप लोग। अब मैं बोट फॉर्म के फॉर्म में ड्रॉ नहीं करूंगा, बिकॉज इन बोट फॉर्म एंड चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल इफ यू नो। क्योंकि चेयर फॉर्म में ये जो एटम्स और ग्रुप्स होते हैं एक दूसरे से दूर होते हैं, और एक दूसरे से, अब ये ऑक्सीजन यहाँ ना लिखते हुए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर। तो देखो आप लोग, ये कार्बन के HOH और ये कार्बन के HOH फार अवे है, लेकिन ये कार्बन के HOH और ये कार्बन के HOH एक दूसरे के नज़दीक है। तो फ्लैगपोल इंटरेक्शन की वजह से बोट फॉर्म लेस स्टेबल रहती है और चेयर फॉर्म ये ज़्यादा स्टेबल रहती है। तो हमारा ग्लूकोज भी चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सर। अब मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल विल एग्जिस्ट इन चेयर फॉर्म। सो अब चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो चेयर फॉर्म में आप कोई भी एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा दो सर हमको। हम बीटा डी प्लस ग्लूकोपिरानोज को चेयर फॉर्म में ड्रॉ करेंगे। ध्यान से देखो, ऑक्सीजन, हाँ अब किसको फर्स्ट कार्बन मानते हो? इसको फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, ये ऑक्सीजन। अब चेयर फॉर्म में होते हैं एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड। एक्सियल का मतलब पता होता है कि सर चेयर फॉर्म होती क्या है? सर ये 5वें नंबर का कार्बन ऑक्सीजन, दूसरे नंबर का कार्बन और तीसरे नंबर का कार्बन एक ही प्लेन में, पहले नंबर का कार्बन अबाउ द प्लेन और चौथे नंबर का कार्बन बिलो द प्लेन। सर ये चेयर फॉर्म बन रही है, चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो सर अभी ये जो एटम्स है कार्बन के, यहाँ पर दो लोग अटैच करना है, HOH HOH, लेकिन एक OH रहता है। जैसे ये फर्स्ट कार्बन यदि है, ये फर्स्ट कार्बन है, तो एक ग्रुप रहता है ऐसे सीधा परपेंडिकुलर टू प्लेन, दूसरे कार्बन का एक ग्रुप रहेगा सीधा नीचे परपेंडिकुलर टू प्लेन, मतलब ये सीधा ऊपर, सीधा नीचे, सीधा ऊपर, सीधा नीचे, सीधा ऊपर। तो ये जो एटम्स लगे हुए हैं, दीज आर परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ मॉलिक्यूल। यहां से अगर एक रॉड डालोगे एक्सिस कहोगे, तो ये जो एटम्स है अबाउ द प्लेन, बिलो द प्लेन, अबाउ द प्लेन, बिलो द प्लेन, सर ये क्या कहलाते हैं? एक्सियल बॉन्ड्स कहलाते हैं। अबाउ द प्लेन, बिलो द प्लेन, अबाउ द प्लेन, बिलो द प्लेन और अबाउ द प्लेन। और सर इक्वेटोरियल बॉन्ड क्या होते हैं पता है आपको? सर एक्सियल बॉन्ड से जिनका एंगल 109 डिग्री होता है उनको इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कहा जाता है। तो ये रहे सर इक्वेटोरियल बॉन्ड, जो डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर रहा हूं मैं।
सर ये डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया, इक्वेटोरियल बॉन्ड, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड, ये वैसे इक्वेटोरियल बॉन्ड. मग आता सर ॲक्झियल पोझिशनवर कोण ठेवायचे आणि इक्वेटोरियल पोझिशनवर कोण ठेवायचे, तर नेहमी लक्षात ठेवा की जे कोणी तुमच्या इक्वेटोरियल पोजीशनवर असतील ते बल्की ग्रुप असतील. जितने भी बल्की ग्रुप है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखना. पहले कार्बन पर कौन लगा हुआ है, बीटा की बात कर रहे हैं ना आप लोग. पहले कार्बन पर कौन लगा हुआ है, OH. OH को कहाँ रखोगे, बल्कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर, H को एक्सियल पोजीशन पर. दूसरे कार्बन पर कौन लगा है, HOH. OH को कहाँ लगाओगे, OH को लगाओगे कहाँ पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पर, और H को लगाओगे एक्सियल पोजीशन पर. फिर से आप लोग तीसरे कार्बन पर कौन है, OH और H. तीसरे कार्बन का OH बड़ा बल्कि ग्रुप, इक्वेटोरियल पोजीशन, H एक्सियल पोजीशन. चौथे कार्बन पर HOH. OH इक्वेटोरियल पोजीशन पर, छोटा हाइड्रोजन एटम एक्सियल पोजीशन पर. वैसे ही पांचवें कार्बन पर कौन है, CH2OH और H. CH2OH बल्कि ग्रुप, दिस विल प्रेजेंट एट इक्वेटोरियल पोजीशन and hydrogen will present at axial position. So this is the chair form of beta D plus glucopyranose. वैसे मैं अल्फा का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकता था. अल्फा का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो क्या करोगे, सिर्फ आप पहले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे सर. मतलब यहाँ पर लिखोगे OH, यहाँ लिखोगे H, तो ये बन जाएगा अल्फा डी प्लस ग्लूकोपिरानोस. समझ में आ रहा है. तो इस तरीके से सर हियर आई हैव कंप्लीटेड द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, लिमिटेशंस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. सो कहाँ से शुरू किया मैंने, टॉलेंस, फिर फिशर का हेमीएसिटल फॉर्म, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले, हॉवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला, और बाद में पकड़ शेप, बोट और चेयर, उसमें चेयर फॉर्म. तो अल्फा या बीटा दो में से किसी का भी एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करो. सो दिस इज ऑल अबाउट द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. सो हियर आई स्टॉप. थैंक यू सो मच.